चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम of interactive particle is conserved। मतलब द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिव पार्टिकल इज कंजर्व्ड। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में जो इंटरनल फोर्स होगा वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट होना नहीं चाहिए। इन इंटरएक्टिव पार्टिकल्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, तो उनका टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज अ सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, तो इनके बीच में सिर्फ वो इंटरनल फोर्सेस एक्ट करेंगे, पार्टिकल्स के बीच में इंटरनल फोर्स एक्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन पेयर्स ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम कैन कॉज मोमेंटम चेंज इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। बराबर, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज होगा, बट सिंस द म्यूचुअल फोर्सेस फॉर ईच पेयर्स आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन direction, the momentum changes cancel in pair and the total momentum remains unchanged। मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस बाकी रहे, तो इंटरनल फोर्सेस से शायद से मोमेंटम चेंज हो सकता है हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का, लेकिन इन सब का इंटरनल फोर्सेस का समेशन आप देखो तो वो जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा नहीं। ये आई बात समझ में सबको? ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट रेस्ट, यानी पहले बुलेट और गन दोनों रेस्ट पर थे। ठीक है, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे बुलेट फायर करेंगे वो एक्शन होगा, तो गन आपको क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यानी बुलेट का डायरेक्ट मोशन फॉरवर्ड होगा तो गन का मोशन रिवर्स में होगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। So if momentum of bullet after firing is a PB vector, momentum of bullet vector, and momentum of recoiling of gun is PG vector, then PG vector equals to minus of PB vector. This equal sign indicates equal in magnitude and negative sign indicates opposite in direction। तो इसका साइड चेंज करो तो कहने से PG vector plus PB vector equals to 0। तो क्यों यहाँ पर मोमेंटम बुलेट और गन का जीरो आया, क्योंकि यहाँ पर जो बुलेट फायर हुआ गन में से वो कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं फायर हुआ, वो तो इंटरनल फोर्स की वजह से फायर हुआ, केमिकल फोर्स की वजह से फायर हुआ। तो ये दोनों केमिकल जो फोर्स है, इंटरनल फोर्स, उसका वेक्टर समेशन आप लोगे तो दैट विल बी जीरो। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उनका मोमेंटम, वेक्टर समेशन ऑफ मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी इस सिस्टम में कौन था, गन था और बुलेट था, तो दोनों का वेक्टर समेशन कितना आया, जीरो। ठीक है, चले देन लास्ट पॉइंट कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ बुलेट एंड गन इज कंजर्व। हाँ, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था ना, सिर्फ इंटरनल फोर्स था, इंटरनल फोर्स का समेशन तो जीरो होगा, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट या कंजर्व। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक, and the title is translational equilibrium of a particle having concurrent forces। translational equilibrium of a particle having concurrent forces। तो देखिए फोर्सेस, पहले तो concurrent फोर्स का मतलब क्या वो आप समझो। फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड concurrent forces। एक पॉइंट पर बहुत सारे फोर्सेस का एक्ट होना उसे कहेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करना एक कॉमन पॉइंट पर उसे कहेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, तो जितने भी वो कॉमन पॉइंट से फोर्सेस एक्ट करेंगे उनका समेशन जो आप लोगे तो वो समेशन हमेशा आपको जीरो मिलना चाहिए। देखो, if the net external force acting on the particle due to various concurrent forces is zero, then it is said to have situation of translational equilibrium। बराबर, एक पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट होना कॉन्करेंट फोर्सेस, लेकिन उसी पॉइंट पर जो भी ये कॉन्करेंट फोर्सेस का समेशन लोगे तो नेट फोर्स आपका जीरो आना चाहिए, दैट इज कॉन्करेंट
forces or else translation equilibrium of a particle having concurrent forces. ठीक है, क्लियर? देखिए, सो फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ यानी समेशन, जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उन सब फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए. और 4 0 हो गया नहीं, कोई लीनियर मोशन होगा नहीं. बराबर. फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक पॉइंट है. बराबर. इस पॉइंट के ऊपर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों एक्ट कर रहे हैं. अगर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे तो उनका वेक्टर समेशन क्या हो जाएगा? 0. बराबर. तो यहाँ पर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का समेशन कितना होना चाहिए? यहाँ पर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का समेशन कितना होना चाहिए? 0 0. ठीक है. फिर मान लीजिए ये पॉइंट है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. देखो, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर. अब इन सबका समेशन भी, अगर ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो इन सबका समेशन भी क्या होना चाहिए? 0. तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर शुड बी 0. और इसे हम 4th चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे पॉलीगॉन मेथड से, कि ट्राइंगल मेथड से, तो भी हम समझ सकते हैं. देखिए, ये F1 वेक्टर का जो डायरेक्शन था वही मैंने यहाँ पर बना दिया. F2 वेक्टर का जो डायरेक्शन था वही मैंने यहाँ पर हेड टू टेल कनेक्शन में बना दिया. दिस इज नोन एज हेड टू टेल कनेक्शन. फिर F3 का जो डायरेक्शन है वही मैंने बना दिया फिर से हेड टू टेल कनेक्शन. तो यहाँ पर भी हेड टू टेल कनेक्शन आ गया. तो जितने भी वेक्टर्स आपके पास है सबका अगर आप हेड टू टेल कनेक्शन लेते हो तो आपको रिजल्टेंट फोर्स के नेट फोर्स आपको हमेशा क्या मिलता है? 0. बराबर. ये तो मैंने 2 और 3 फोर्सेस के हेल्प लिया है. आप लोग तो 4 5 6 प्लेंटी ऑफ जितने भी फोर्सेस है, अगर वो उस पार्टिकल पर जो एक्ट कर रहा है और वो पार्टिकल ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो सारे कॉन्करेंट फोर्सेस का समेशन हमेशा आना चाहिए 0. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. और समेशन ऑफ फोर्स 0 होगा तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पार्टिकल का कोई लीनियर मोशन होगा नहीं. डन? क्लियर?